हेलो जी, नमस्कार। मैं मोहित यादव स्वागत करता हूं सभी का हमारे अपने परिवार बीएससी विजन में। चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। और आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसमें नोड एनालिसिस के ऊपर अपन को परिचर्चा करनी है। बीते लेक्चर में अपन ने लूप एनालिसिस पे आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जाने थे, उन्हें समझा, उन्हें पढ़ा। और मैंने आपको बताया था कि एक लेक्चर अपन और रखेंगे, और एक ही नहीं, 2 लेक्चर के बारे में मैंने बताया कि एक लेक्चर में सिर्फ अपन नोड एनालिसिस के बारे में सीखेंगे, और उसके बाद अपन लूप एनालिसिस और नोड एनालिसिस पे आधारित जितने न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं या जिस प्रकार के न्यूमेरिकल बने हुए हैं उसके ऊपर भी एक लेक्चर लेकर के आएंगे। तो वो लेक्चर, आने वाला नेक्स्ट लेक्चर हो सकता है कि अपना न्यूमेरिकल के ऊपर हो, और हो सकता है कि मैं आपके लिए कुछ कंसेप्ट बेस्ड पैरामीटर्स लेकर के आऊं, क्योंकि एक लेक्चर यहाँ पे और छूटेगा। वैसे न्यूमेरिकल्स कैसे सोल्व करना है, कैसे आपको बताना है, वो मैंने आपको समझा दिया है। इसी टाइप से आपको सब कुछ चीजें सोल्व करनी है। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि एक लेक्चर और हो अपना न्यूमेरिकल्स के ऊपर, ताकि न्यूमेरिकल्स पे अपना हाथ खुल जाए, अपन फटाफट तरीके से अपने न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर लें। तो उसका लेक्चर भी अपन लेकर के आएंगे। इससे पहले अपन इन नोड एनालिसिस और लूप एनालिसिस के बारे में जानेंगे। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स का अब भी सवाल उठ रहा है कि सर न्यूमेरिकल से हमें भय लगता है, सर इलेक्ट्रॉनिक्स में न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत टफ आते हैं। हो सकता है कि आपको किसी ने बताया हो, आपको किसी ने कहा हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स ना बड़ी हार्ड है, इसमें जो न्यूमेरिकल्स है वो तो बड़े ही टफ हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के न्यूमेरिकल्स तो किसी से बन ही नहीं पाते हैं, उसके प्रॉब्लम सॉल्व किसी से हो ही नहीं पाते हैं। तो देखो, पहली चीज़ तो है, तो ऐसे लोगों के संपर्क में रहना अच्छी बात नहीं है, ऐसे लोगों की मानना अच्छी बात नहीं है। संपर्क में रहने का मतलब, बोलो कोई दोस्त है, सर क्या दोस्ती तोड़ दें उससे? दोस्ती नहीं तोड़ना है, लेकिन उससे आपको एक चीज पूछनी है कि भाई आपने क्या ध्यान से इलेक्ट्रॉनिक्स को कभी पढ़ा है, या फिर यूं ही हमें आप बेवकूफ बना रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक्स कभी भी हार्ड नहीं हो सकती, इलेक्ट्रॉनिक्स के न्यूमेरिकल कभी टफ नहीं हो सकते। बहुत ही प्यारी चीज है, बहुत ही प्यारे कंसेप्ट है, बहुत ही शानदार ये चीज है यार। कैसे टफ हो जाएगी ये चीज? तो ये तो आप अपने माइंड से ही निकाल देना कि इलेक्ट्रॉनिक्स के न्यूमेरिकल टफ है। नहीं है, बिल्कुल भाई जी, नहीं है। न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भी टफ नहीं है। आप जितना इन्हें समझोगे, आप जितना इन्हें सोल्व करोगे, उतने आसान होते चले जाएंगे, इतने आसान होते चले जाएंगे कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बोलोगे यार है क्या इनमें? कुछ भी नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको लगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत हार्ड है। हाँ, लोगों के कहने के, लोगों का क्या है, लोग कहते हैं बस एक कान से सुनना, दूसरे से निकालना। अपना ये मेथड आप ये ध्यान ही रख लो, एक कान से आपको सुनना है, दूसरे कान से आपको निकाल लेना है। क्योंकि लोगों का काम है कहना, लोग कुछ भी कह देंगे यार, लोगों का क्या है। और एक कहानी आपने सुन रखी होगी, सुनाऊं क्या? बिल्कुल सुनाई देता हूं, क्योंकि कहानियां बहुत जरूरी है अपने जीवन में, जो कि आपको मोटिवेट बनाती है, आपको सीख देती है, एक अच्छी सीख हमें देती है। तो एक कहानी आपने, और खैर आपने सुन रखी होगी, वो फल वाले की कहानी है कि किसी फल विक्रेता ने एक बार अपनी दुकान पे बोर्ड लगाया कि यहाँ ताजा फल बेचे जाते हैं। तो बोर्ड लगाया उसने, और जैसे बोर्ड लगाया तो कोई व्यक्ति आया दुकान पे और बोलता है कि भैया आपकी और कहीं पे भी फल की दुकान है, और कहीं भी आप फल बेचते हो क्या? तो बोले भाई साहब नहीं, मेरी दुकान तो यही है, मैं तो यहीं पे फल बेचता हूँ। तो क्या यार, फिर यहाँ क्यों लिख रखा है, यहाँ को हटाओ। यहाँ को हटा दिया, अब दुकान पे बच गया, ताजा फल बेचे जाते हैं। थोड़ी देर बाद में एक और व्यक्ति आए, बोले भाई साहब 2 किलो सड़े हुए केले देना। तो क्या यार कैसी बात कर रहे हो, सड़े हुए केले भी कोई बेचता है? तो क्या यार भाई, यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ कि सड़े हुए केले भी कोई बेचता है क्या? तो फिर आप ताजा क्यों लिख रखे हो, ताजा को हटाओ। ताजा को हटा दिया, अब दुकान के बोर्ड पे बच गया फल बेचे जाते हैं। थोड़े ही देर बाद में कोई एक और धुरंधर आया और बोले भाई पाव वाली चाय पत्ती देना। तो क्या यार भाई क्या बात कर रहे हो, ये फलों की दुकान है, यहाँ पे फल बेचेंगे, चाय पत्ती कहाँ से लाऊंगा? तो क्या भाई साहब, अगर आप, ये हमें भी नजर आ रहा है कि दुकान फलों की है, तो फिर यहाँ पे फल लिखने की क्या जरूरत है? यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ कि फल को हटा दो। फल को हटा दिया, अब दुकान पे बच गया बेचे जाते हैं। अब शाम को एक टूर हुआ व्यक्ति और आया, और आकर के बोले यार भाई तेरे धंधे में थोड़ा मन नहीं है क्या? तो क्यों भाई क्या बात हुआ? तो यार बेचे जाते हैं से क्या मतलब है, बेचने के लिए ही तो बैठे हो, तो बेचे जाते हो को हटा दो। बेचे जाते हो को हटा दिया, मतलब अब एकदम ब्लैंक हो गया वो बोर्ड। अब ब्लैंक हो गया तो
अब ब्लैंक हो गया, तो ब्लैंक हो गया तो फिर उससे पूछा। अब दूसरे ही दिन एक और व्यक्ति आया और आकर के भाई साहब आपकी दुकान में इतने अच्छे फल बेचते थे, वो इतने ताजा फल बेचते हो, यहाँ पे लिख क्यों नहीं देते कि यहाँ ताजा फल बेचे जाते हैं। तो एक दुनिया है, इस दुनिया में भांति भांति के लोग हैं, भांति भांति के विचार रखते हैं। अपने विचारों पे काम किया जाए वो सर्वश्रेष्ठ है, वरना फल वाले की तरह भ्रमित होते रहेंगे, ठगे जाएंगे। तो इसलिए अपन को कभी किसी की सुनना नहीं है, ठीक है। और मैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बात पूछना चाहूंगा कि आपकी विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, या लाइट जा चुकी है, अभी लाइट कट हो गई है? तो मेरे ख्याल से विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखते हैं, या तो लाइट आ जाएगी या फिर अपने लेक्चर को अपन बाद में शूट करेंगे, ठीक है। और मैंने जहां तक देखा शायद विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो मैं क्या बोल रहा था, एक बात बोल रहा था कि हाँ, लोगों की आपको सुनना नहीं है। लोग कहते रहेंगे, एक कान से सुनना है, दूसरे से निकालना है। आप मेरे ऊपर भरोसा रखो, इलेक्ट्रॉनिक्स कभी भी हार्ड नहीं होने दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्ड है भी नहीं। और आपके जो मेथड्स हैं, जो मेरा पढ़ाने का मेथड है, जो मेरा समझाने का मेथड है, वो बहुत ही इजी रहने वाला है। आने वाले आगामी यूनिट्स में आप देख पाओगे, बहुत इजी वे में मैं आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स को झक्कास बना दूंगा। दोस्त, विश्वास रखना पड़ेगा, हर एक चीज पे विश्वास पे ये दुनिया कायम है, तो विश्वास तो आपको रखना पड़ेगा। चलिएगा, बिना किसी देरी के आज के इस लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। और इस लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि नोड एनालिसिस पे आधारित है। और नोड एनालिसिस पे आधारित होने का मतलब है कि लेक्चर में आपको, यानी इस नेटवर्क में आपको करंट्स का वैल्यू दिया गया होगा, करंट्स का वैल्यू तो दिया गया होगा, और वहां पे आपको वोल्टेज का वैल्यू निकालना है, वोल्टेज का वैल्यू कैलकुलेट करना है। उसे ही तो आप कहोगे ना भाई नोड एनालिसिस, वही तो होगा नोड एनालिसिस। तो नोड एनालिसिस का एक क्वेश्चन है, आपको दिया गया है V1 और V2 का मान ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पे आप देखोगे ये रहा V1 और ये रहा V2, इसका आपको वैल्यू ज्ञात करना है। मतलब सीधी सी बात है, V1 और V2 यहाँ पे वोल्टेज है, इन वोल्टेज की वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, कुछ भी नहीं है इसमें। पहली बात तो बात करें, अगर अपन आप नोड एनालिसिस की बात करें, मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ को फॉलो करेगा। करंट का वैल्यू दिया गया होगा, वोल्टेज का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, ये आपको बेसिक सी जानकारी पता होनी चाहिए। और अगर ये पता होगा, दूसरी चीज किरचॉफ्स का करंट लॉ क्या होता है कि बोले जो किसी भी नोड पॉइंट पे धाराओं का जो एल्जेब्रिक सम होता है वो 0 होता है, आई इक्वल टू 0 होता है। या फिर अपन बोल सकते हैं कि कोई भी, जैसे मान के चलिएगा ये नोड पॉइंट है, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, ये आपका कोई नोड पॉइंट है, यहाँ पे I1 करंट आ रही है, यहाँ पे I2 आ रही है, और ये I3 बाहर निकल रही है। तो अपन क्या बोलते हैं कि नोड पॉइंट पे आने वाली धाराएं पॉजिटिव चिन्ह के साथ, यानी I1 प्लस I2 तो क्या हो जाएगा, नोड पॉइंट की तरफ आ रहे हैं ना भाई, तो पॉजिटिव चिन्ह आ जाएगा दोनों के साथ। I3 बाहर निकल रही है तो माइनस का I3, और उनका एल्जेब्रिक सम 0 होता है, तो इसका एल्जेब्रिक सम आप कुछ इस प्रकार से कर देते हैं। ये आपकी कुछ बेसिक सी परिचर्चाएं। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। तो एक बात आपको नोड एनालिसिस से पता चली, बोले करंट का वैल्यू दिया गया होता है, मतलब अपन को करंट का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। तो एक बार जो करंट्स है उनका वैल्यू देखो भाई, आपको यहाँ पे कितनी करंट दी गई है, बोले सर I1 ये रही, I2 ये रही, I3 ये रही, I4 ये रही, I5, यानी 5 करंट आपको दी गई है। मतलब इस सर्किट में मेरे भाई आपको 5 करंट्स का वैल्यू दिया गया है। इस सर्किट में 5 करंट्स का वैल्यू आपको दिया गया है, ठीक है। अब देखना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, इन पांचों करंट्स का वैल्यू क्या होगा। सर करंट का वैल्यू कैसे होगा, V इक्वल टू आई आर सूत्र से देख लेंगे, यानी I इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन में R हो जाएगा, और इस फॉर्मूले से अपन को पांचों करंट्स का वैल्यू मिल जाने वाला है। अब मेरे भाई सबसे पहले मैं I1 का बात करूं, ये V क्या है सर, V होता है अपना वोल्टेज डिफरेंस। नहीं सर, क्यों भाई, पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ सर, ये तो बात मानते हैं अपन, क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी विभवों का अंतर। अब विभवों का अंतर का मतलब है एक पोटेंशियल ये रहा, एक पोटेंशियल ये रहा, और दूसरी चीज जो अपना वोल्टेज फ्लो होता है वो हमेशा हायर वोल्टेज से, अपनी कोई भी करंट फ्लो होती है ना किसी भी वायर में, किसी भी वायर में करंट फ्लो होती है वो हायर से लोअर वोल्टेज की तरफ फ्लो होती है। मतलब आप हायर वोल्टेज में से लोअर वोल्टेज को माइनस कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है, वोल्टेज डिफरेंस V का वैल्यू मिल जाता है। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल आप माइनस कर देते हो तो आपको वोल्टेज का वैल्यू मिल जाता है।
अब इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब देखना, सुनना ध्यान से, अब कुछ भी नहीं है, जितना बेसिक था वो मैंने आपको बता दिया। अब देखो I1 का वैल्यू, देखो I1 का वैल्यू अपन कैलकुलेट करते हैं। किसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं मेरे भाई? I1 का वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। I1 है कहां सर? देखो ये वाली ब्रांच, ये रही I1 है क्या? ये रही, जो कि अपनी ब्रांच का नाम देना चाहो तो दे दो, नहीं तो क्या दिक्कत है, वैसे भी आप समझ जाओगे। I1 करंट इस वाली ब्रांच यानी 6 ओम वाले रेजिस्टेंस वाली ब्रांच में बह रही है। और मैं बोलता हूं पोटेंशियल डिफरेंस कहां होता है? बोले सर अपने रेजिस्टेंस के सिरों पे होता है, यानी वोल्टेज वास्तविकता में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? V अपॉन में R होता है ना अपना I। तो वोल्टेज बताओ क्या होगा? तो वोल्टेज सर हमेशा अपने सिरों के यानी अपने रेजिस्टेंस के सिरों पे होता है। अगर रेजिस्टेंस के सिरों पे होता है तो कितना होगा? फिर दूसरी बात, किसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो पोटेंशियल का मतलब ये वोल्टेज है वो हायर पोटेंशियल से अगर आप लोअर पोटेंशियल माइनस कर दोगे, लोअर पोटेंशियल अगर आप माइनस कर दोगे तो आपको वोल्टेज मिल जाएगा। मेरे भाई इस I1 करंट फ्लो होने का मतलब हायर पोटेंशियल ये रहा, पोटेंशियल एक ये रहा और दूसरा ये रहा V1, मतलब हायर क्या हो गया 5 और लोअर क्या हो गया दूसरे वाला पॉइंट माइनस का V1 अपॉन में यार रेजिस्टेंस कितना है? बोले 6 ओम का है तो अपॉन में 6। ये हो गया आपका I1 का वैल्यू। I2 का वैल्यू देखो, I2 का वैल्यू किस रेजिस्टेंस में बह रहा है? तो ये रहा कि सर इस रेजिस्टेंस में अपनी I2 करंट फ्लो हो रही है। तो इस रेजिस्टेंस के दोनों सिरे देखो, ये रहा V1 और V2 वाले रेजिस्टेंस के दोनों सिरे है ना, तो हायर में से यानी V1 माइनस V2 ये तो हो गया आपका वोल्टेज और अपॉन में 18 ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। V अपॉन में R अपन ने सूत्र लगाया और कुछ भी नहीं किया। अब देखो I3 का वैल्यू कितना आएगा मेरे भाई? I3 ये रहा फ्लो हो रहा, ये यहाँ पे सब पोटेंशियल जीरो है, यहाँ पे इसमें ग्राउंडेड है तो सारे के सारे पोटेंशियल जीरो है। I3 यानी हायर पोटेंशियल, देखो दोनों सिरे देखो, ये रहे दोनों सिरे, हायर पोटेंशियल हो गया V1 माइनस लोअर पोटेंशियल हो गया 0 अपॉन में R कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। I4 की बात कर लेते हैं, यहाँ पे V1 अपॉन में 5 भी अपन लिख सकते हैं। I4 की बात करें तो ये रहा पोटेंशियल V2 माइनस 0 अपॉन में 4, तो ये नहीं V2 अपॉन में 4 में लिख देता हूं। और लास्ट वाले I5 की बात कर लूं तो ये रहा, यहां से जाकर के और ये अपना लास्ट वाला सिरा यहाँ पे मान लो, ये मान लो, तो यहाँ पे लास्ट वाले में तो पोटेंशियल 0 और फर्स्ट वाले में अपना हायर पोटेंशियल V2 हो गया माइनस 0 और अपॉन में कितना आएगा मेरे भाई? 4 आएगा, तो V2 अपॉन में 4 अपना I5 का वैल्यू हो गया। ये अपन ने I1, I2, I3, I4, I5 का वैल्यू कैलकुलेट कर दिया और ये ही था मेन नोड एनालिसिस में मेन चीज है कि I1, I2, I3, I4, I5 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जो कि दिया गया होता है उसे कैलकुलेट कैसे करना होता है, ये मेन चीज है इसमें, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब देखना बहुत आसानी से आप सब कुछ चीजें कैलकुलेट कर लेने वाले हो, बहुत आसान है। अब मेरे भाई मैं बोल रहा हूं V1 और V2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो यानी V1 वाले सिरों पे आपको एक किरचॉफ्स करंट लॉ लगाना है और एक V2 वाले सिरे पे किरचॉफ्स करंट लॉ लगाना है और आपको यहाँ पे V1 और V2 कैलकुलेट कर लेना है। तो भाई यहाँ पे मैं पॉइंट A नाम दे दूं, पॉइंट B नाम दे दूं, तो भाई किरचॉफ्स करंट लॉ इन पॉइंट A, यानी पॉइंट ए पर या ऑन पॉइंट ए किरचॉफ्स करंट लॉ लगा रहे हैं अपन पॉइंट ए पर। पॉइंट ए पर किरचॉफ्स करंट लॉ लगाओगे, किरचॉफ्स करंट लॉ एक ही बात बोलता है, आने वाली धारा और जाने वाली धारा, किसी भी नोड पॉइंट पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग 0 होता है मेरे भाई। आप कौन कौन सी रही हैं? तो आप कहोगे सिर्फ I1 आ रही है और I2 और I3 बाहर निकल रही है, 3 करंट का समूह है इसमें। पॉइंट ए पर 3 करंट हैं, I1, I2 और I3, इसके अलावा कोई और रेजिस्टेंस, कोई और करंट्स आपको नजर नहीं आ रही होंगी। तो I1 तो आ रही है, I2, I3 बाहर जा रही है, तो I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये वैल्यू यहां पे रख दो, कुछ भी नहीं करना भाई। I1 कितना दिया गया है? 5 माइनस V1 अपॉन में 6 माइनस V1 माइनस V2 अपॉन में 18 और माइनस V1 अपॉन में 5 और इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। अब देखो यहां से मैं क्या कर लूं, यहां से इसका लघुत्तम ले लूं, यहां से लघुत्तम ले लूं और हो जाएगा
तो 18 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90, और यहाँ पे लघुत्तम ले रहा हूं, ठीक है, मैं थोड़ा और ऊपर लिख देता हूं, ये हो गया 90, तो 6, ठीक है 6, तो 15, 15 6 90, तो यहाँ पे कितना आया 15, और 15 को मल्टीप्लाई कराना है 5 माइनस V1 से, फिर माइनस का 18, तो 18 का भाग जाएगा 5 बार, तो माइनस का 5 V1 माइनस V2, और फिर आएगा माइनस का और 18 V1, और ये सब इक्वल टू हो गया 0। तो 90 को तो उधर ले जाओगे तो 0 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 75 माइनस 15 V1 माइनस 5 V1 प्लस 5 V2 और माइनस का 18 V1 इक्वल टू हो गया ये 0। अब V1 वाला कितना हो गया, तो माइनस के 20 हो गए V1 के, प्लस का 5 और ये 20, और ये रहा V1 20 30 38, तो माइनस का 38 तो हो गया V1, प्लस में 5 हो गया V2, और उसको उधर लेके जाऊंगा तो माइनस का हो गया 75। अगर इसको हटा देते हैं तो ये यहाँ पे माइनस कर लो, ये माइनस हट जाएगा, ये लो, ठीक है। ये इक्वेशन 1 दे दिया। एक इक्वेशन फर्स्ट तक आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कुछ नहीं किया भाई, मैंने सिर्फ और सिर्फ किरचॉफ्स करंट लॉ लगाया, ये पांचों आने चाहिए, किरचॉफ्स करंट लॉ लगाया, अपन ने इसको सोल्व कर लिया और एक समीकरण आपको प्राप्त हो गई। इस पॉइंट पे आप किरचॉफ्स करंट लॉ लगाओगे, एक समीकरण वहां से प्राप्त हो जाएगी, और फिर आप क्या करोगे मेरे भाई, विलोपन विधि से यहाँ पे V1 और V2 का वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे 2 ही चर दिए गए हो, 2 चर अगर किसी इक्वेशन में आपको दिए गए हो तो आप विलोपन विधि लगाते हैं और सोल्व कर लेते हैं। तो देख लेते हैं जल्दी जल्दी इसको। अब V2 में देखोगे तो बाई किरचॉफ्स करंट लॉ ऑन पॉइंट बी, तो बी पर किरचॉफ्स का करंट लॉ लगाओगे, इन लगाओ या फिर ऑन कर दो यहाँ पे, ठीक है। अब बी पे देखोगे तो भाई कौन कौन सी करंट आ रही है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे I2 करंट तो आ रही है, I2 करंट तो आ रही है, और I5 और I4 बाहर निकल रही है, तो I2 आ रही है तो पॉजिटिव के साथ माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0, ठीक है। I2 करंट कौन सी है, तो V1 माइनस V2 अपॉन में 18, माइनस I4 करंट कौन सी है, V2 अपॉन में 4 और माइनस V2 अपॉन में 4 इक्वल टू 0। अब माइनस का V2 अपॉन में 4 और माइनस का V2 अपॉन में 4 कितना हो जाएगा, V2 बाई 2 हो जाएगा क्या माइनस का, तो मैं इसको यहाँ पे ही लिख देता हूँ V2 बाई 2, ठीक है, ये लो, ठीक है। अपने पास जगह कम बचेगी तो इसलिए मैं ये ऐसे लिख देता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ, लघुत्तम ले सकता हूँ, और लघुत्तम अगर लेऊंगा तो 18 ले लूंगा मैं, तो 18 लेऊंगा तो V1 माइनस V2 माइनस 9V2 और इक्वल टू 0। इसको इधर लेके जाओगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हट गया। अब क्या हो गया, तो V1 माइनस 10V2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2। अब आपको क्या करना है मेरे भाई, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर लेना है, सोल्व कर लेना है, और इससे आपको V1 और V2 का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीन शॉट लो, फिर अपन जल्दी से सोल्व कर लें। स्क्रीन शॉट लो भाई, ठीक है, होपफुली स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। अब मैं इस इधर वाले पार्ट को हटा देता हूं, ये अपने कोई काम का नहीं है, ठीक है, इस वाले पार्ट को हटा देता हूं, और ये डायग्राम भी कोई काम का नहीं है फिलहाल, ठीक है भाई। हाँ, अब देखना ये और ये, तो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर समीकरण 1 क्या दिया गया है, 38 V1 माइनस 5 V2 इक्वल टू 75, और समीकरण 2 दिया गया है V1 माइनस 10 V2 इक्वल टू 0। अभी कुछ बराबर नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब अपन इसको अगर 38 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 38 V1 और ये हो जाएगा 380 V2, यही होगा ना, और इक्वल टू 0। अब बराबर आ रहा है, तो मैं इन दोनों को घटा दूं तो ये हो गया प्लस, और ये तो घट गया, और 380 में से 5 जाएगा तो 375 V2 इक्वल टू कितना हो गया भाई, 75 हो गया, ठीक है, इक्वल टू हो गया 75। तो V2 का वैल्यू आ गया 75 अपॉन में 375। अब देखो, अब ये कटेगा किससे भाई,
25 से कट जाएगा क्या, 25 3 बार, और 25 एकम 25, और यहाँ पे बचा 2 12, तो ये 1/5, और 1/5 का मतलब आ गया 0.2 एम्पियर। और V2 सॉरी V2 है तो वोल्ट में आएगा ना, तो 0.2 वोल्ट आ गया। ठीक है, ये वोल्ट आ गया 0.2 वोल्ट या 1/5 वोल्ट। तो V2 का वैल्यू कितना आ गया, 1/5 वोल्ट भी आप लिख सकते हो, या फिर 0.2 वोल्ट भी आप लिख सकते हो। ये आ गया V2 का वैल्यू। अब V2 का वैल्यू आ गया तो आप किसी भी समीकरण में 2 में रख दो, 1 में रख दो, कहीं पे भी रख दो और वैल्यू निकाल दो। तो मैं समीकरण 2 में मान रख देता हूं इसका, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में अगर मैं मान रखूंगा तो V1 तो ऐसे कैसे -10 इंटू 1 कितना 5 और इक्वल टू 0, तो ये हो गया 2, तो V1 इक्वल टू क्या आ गया 2 वोल्ट। तो V1 आ गया 2 वोल्ट और V2 आपके पास आ गया 1/5 वोल्ट या 0.2 वोल्ट। देखिए चेक करो, ठीक है। तो होपफुली आज का लेक्चर और आज के लेक्चर में नोड एनालिसिस वाला पार्ट अपने समझा और आपको समझ में भी आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो वैसे आज का लेक्चर बहुत छोटा हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक लेक्चर छोटा हो या बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको जो समझाया गया है वो समझ में आया है कि नहीं आया, बस वो महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो मेन मुद्दा है और उसे आपको समझना है। मुझे नहीं लगता कि इस वाले मेथड में आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आई होगी। अगर फिर भी 19-20 रहता है, हो सकता है कि मैंने कहीं पे कुछ समझाने का प्रयास किया, आपके समझ में नहीं आया हो, तो अपन और इसके ऊपर एक लेक्चर वो लेकर के आएंगे जो कि पूरा डेडिकेटेड रहेगा अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए। पूरा का पूरा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है इसमें लूप में और नोड में केवल और केवल 2 चीजों में, किरचॉफ्स का करंट लॉ और वोल्टेज लॉ जहां पे यूज होते हैं, जहां पे लूप एनालिसिस और नोड एनालिसिस शब्द आते हैं, उसके ऊपर ये पूरा न्यूमेरिकल अपन लेकर के आएंगे। तब तक आपको इन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना है, खुद से सोल्व करना है। अब कब लेकर के आएंगे उसका कोई पता नहीं है, हो सकता है कि कल ही आ जाए और हो सकता है कि अपन यूनिट्स के एंड में देखें। तो इसलिए इन न्यूमेरिकल्स को आपके पास बुक होगी, वहां से आप देखना है नोड एनालिसिस, लूप एनालिसिस के न्यूमेरिकल सोल्व करने। अगर कोई दिमाग में कोई मेथड नहीं घुसा या फिर कोई भी आपको मेथड नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, चाहे अलग से लेक्चर बना के दूं, कुछ भी करूंगा, आपका रिप्लाई का जवाब जरूर मिलेगा। अगर आपने कमेंट किया है तो उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है। और दोस्त एक बात जाते जाते मैं कहना चाहूंगा कि समस्याएं, अक्सर अपन को लगता है कि यार न्यूमेरिकल्स में मेरे समस्या है, मेरे फिजिक्स पढ़ने में समस्याएं है, कुछ समस्याएं नहीं है। आपकी मेहनत के आगे समस्याएं बहुत छोटी चीज है। आप मेहनत करते जाओगे, समस्याएं अपने आप खत्म होती चली जाएगी। समस्याएं इतनी मुश्किल नहीं होती हैं जितनी हम उन्हें मान लेते हैं। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, कभी आपने सुना है कि अंधेरे की वजह से सूर्य उदित नहीं हो पाया? तो इसलिए कभी भी आपको ये तो नहीं मानना है कि मेरी समस्याएं बहुत ज्यादा है, मेरे को फिजिक्स टफ लगती है, ये लगती है। सिर्फ आपकी मेहनत की कमी है दोस्त। जिस दिन आपने मेहनत करना स्टार्ट किया, जिस दिन आपने पूरे डेडिकेशन के साथ फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट किया, मान के चलिएगा दोस्त, फिजिक्स कुछ लगेगी नहीं आपके सामने। ये इलेक्ट्रॉनिक्स के न्यूमेरिकल्स कुछ नहीं लगेंगे। आप यूं फर्राटे के साथ ये न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। कमी है तो आपकी मेहनत में होगी दोस्त। आप मेहनत करते चले जाइए, एक दिन जरूर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो तब तक के लिए आप इन न्यूमेरिकल्स को सोल्व कीजिएगा। आज के लेक्चर को मैं यहीं पे खत्म करने जा रहा हूं। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपने फिजिक्स को दमदार बनाने का प्रयास करते रहिएगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।